Hello everyone, this is the next lecture regarding agricultural microbiology. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किस किस प्रोसेस से हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? वैसे हमने डिस्कस किया है हल्का सा कि जो प्लाज्मिड्स हैं दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम डीएनए होता है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है प्लाज्मिड्स. जैसे ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, अपना डीएनए है, उसके अलावा इसके अंदर प्लाज्मिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स. ठीक है जी. सो प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन एनी बैक्टीरियल सेल. जो प्लाज्मिड्स हैं या जो प्लाज्मिड डीएनए है दे आर जनरली सर्कुलर. ज्यादातर वो क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं. ठीक है जी. लेकिन कोई एक आध बैक्टीरिया ऐसा है जिसके अंदर लीनियर प्लाज्मिड्स भी मिलते हैं, लेकिन मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर इन नेचर. और जो प्लाज्मिड है दे आर हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स. जो उसका डीएनए है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड. सो अगर हम प्लाज्मिड बनाते हैं तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं बिकॉज इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड्स का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं हो सकता. आरएनए भी हो सकता है, लेकिन इन सम प्लांट्स और फंजाई ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता. मेनली प्लाज्मिड्स जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो जब भी प्लाज्मिड की बारी आती है या कोई प्लाज्मिड के बारे में सोचता है, पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट जो प्लाज्मिड्स है दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरिया सेल में बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं. और वो डीएनए मॉलिक्यूल्स सर्कुलर इन नेचर होते हैं, ऑलवेज सर्कुलर रहते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं. लेकिन लीनियर एंड आरएनए प्लाज्मिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है. मेनली द प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स. और अगर हम प्लाज्मिड्स की बात करें, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग. प्लाज्मिड्स अपने आप रेप्लिकेट करते हैं ऑटोनॉमसली, अपने आप. अगर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये इस प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन ये खुद करेगा. ये नहीं है कि इस बैक्टीरिया का वो एंजाइम या जब ये वाला डीएनए रेप्लिकेट होगा तब ये रेप्लिकेट करेगा या इसकी कोई हेल्प लेगा. नहीं, ये डीएनए की खुद की अपनी इतनी क्षमता होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी कॉपीज बना सकते हैं. देखो बच्चे, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, तो रेप्लिकेट तो करेगा ही करेगा. जब ये डीएनए सेल डिवाइड करेगा बैक्टीरियल सेल तो इसका मेन डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है सो दैट जब डिवीजन हो दूसरे सेल में भी डीएनए जा सके. सिमिलरली जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है सो दैट जो नया सेल बनेगा उसके अंदर भी प्लाज्मिड्स वैसे ही के वैसे ही आगे जा सके. लेकिन उसकी रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होती है इस क्रोमोसोम से, इस डीएनए से. मतलब प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, वो अपने आप रेप्लिकेट करता है. जो प्लाज्मिड का साइज है वो 1 kb से लेके 50 kb तक हो सकता है. 250 kb तक हो सकता है. ये वेरी करता है बच्चे, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग साइज रेंज इसकी मिलेगी. लेकिन
size wise they are always smaller than बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है उससे हमेशा ही छोटा रहता है। ठीक है जी, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से हमेशा ही छोटा रहेगा, लेकिन फिर भी जो साइज रेंज है वो वेरी करेगी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है। और वो रीजन यहां से इसकी अपनी रेप्लिकेशन शुरू होती है उसको बोला जाता है ओरिसी। हर प्लाज्मिड के ऊपर एक ओरिसी रीजन होता है, हर प्लाज्मिड के ऊपर एक ओरिटी रीजन होता है। वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो किस चीज में हेल्प करता है, ट्रांसफर में। काम क्या है प्लाज्मिड्स का, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, है ना। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है कंजुगेशन, उसमें प्लाज्मिड्स का रोल आता है। एज अ व्हीकल एक्ट करते हैं। जब हमें जीन ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, तो हम प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल यूज करते हैं। जिस डीएनए फ्रेगमेंट को हम दूसरे सेल में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, उस डीएनए फ्रेगमेंट को पहले हम प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, फिर इस प्लाज्मिड को जाके किसी नए सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड्स को एज अ व्हीकल यूज किया जा सकता है। इनके ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिसी एंड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर ओरिटी भी होता है। सो ये कुछ चीजें हैं प्लाज्मिड्स के बारे में। ठीक है जी, जो प्लाज्मिड्स हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो नॉर्मली एग्जांपल्स प्लाज्मिड्स की होती हैं, दैट इज PUC19, PBr322। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं जो होते हैं बाय नेम, लेकिन एक दो एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, PUC19 एंड PBr322। सबसे ज्यादा कॉमन जो प्लाज्मिड है दैट इज PBr322। अभी हम देखते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है, ये तो मैंने आपको उसके कैरेक्टर्स बताए कि प्लाज्मिड्स के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड्स के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं या उनके ऊपर कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीज हम डिटेल में देखते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मिड। के प्लाज्मिड के अंदर कौन कौन सी चीजें जनरली प्रेजेंट होती हैं। वेरी करती हैं सारी चीजें, लेकिन अगर हम एक जनरल आइडिया लगाना चाहें कि किसी प्लाज्मिड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वो ये सारी चीजें हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ओरिसी। ओरिसी क्या है, वो साइट यहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। मैंने बोला कि जो प्लाज्मिड डीएनए है वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है, वो खुद रेप्लिकेशन करता है। और हमें पता है कि रेप्लिकेशन डीएनए पे किसी भी पॉइंट से नहीं स्टार्ट होती, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। और प्लाज्मिड में वो पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है दैट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिसी। हर प्लाज्मिड में ओरिसी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सो सेकेंड मेन कंपोनेंट जो किसी भी प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगे दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर्स। और ये सिलेक्टेबल मार्कर्स ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स क्या मतलब है सिलेक्टेबल मार्कर्स का, ये वाले AMPR means ampicillin resistant, tetracycline
TETR मीन्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, सिर्फ यही नहीं होंगे और अदर कोई एंटीबायोटिक भी हो सकती है, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होंगे ही होंगे। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स काम करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर का। क्या मतलब है सिलेक्टेबल मार्कर का? अब देखो ये प्लाज्मिड है ना, हम जनरली बोलते हैं कि कोई बैक्टीरिया है कंजुगेशन में, उसके अंदर बाहर से किसी दूसरे बैक्टीरिया से प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर कर गया। अब बच्चे सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक हैं, ना तो हमें बैक्टीरिया दिखता है नेकेड आई से, ना हमें प्लाज्मिड दिख सकता है नेकेड आई से, तो हम लोग कैसे श्योर करेंगे कि भाई प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर हो चुका है? श्योरिटी भी तो चाहिए, सिलेक्शन भी तो करनी है कि किस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड गया है, किस में नहीं गया। बहुत सारे, जैसे हमने वो HFR F नेगेटिव वाला देखा था, उसमें ट्रांसफर ही नहीं होता प्लाज्मिड। तो हमें ये चीज कैसे पता चलती है कि प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? ये हमें बताते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। वो हमें सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं। किस चीज की सिलेक्शन? रिकॉम्बिनेंट सेल की एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल की। रिकॉम्बिनेंट सेल वो जिसके अंदर प्लाज्मिड इंसर्ट हो चुका है, रिकम्बाइन हो गया है, रिकॉम्बिनेंट सेल, या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड पहुंचा ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं हुआ। उसका हमें पता कैसे चलता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से, सिलेक्टेबल मार्कर से। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफर हो चुका है, मतलब इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन जा चुका है। अब अगर मैं इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन का, हालांकि एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया खत्म होना चाहिए था, जब मैं इसको टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दूंगी या एम्पिसिलिन का इंजेक्शन दूंगी तो ये बैक्टीरिया खत्म नहीं होगा, नहीं मर सकता वो बैक्टीरिया। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड चला गया है, और इस प्लाज्मिड के पास क्या है? टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। कोई दूसरा बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर ही नहीं हुआ, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसको अगर मैं एम्पिसिलिन का एम्पिसिलिन का इंजेक्शन दूंगी या टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन देंगे हम, तो ये मर जाएगा। तो वहां से हमें पता चलेगा कि उसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं था। तो ये हमें जो मार्कर्स हैं वो सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। और हर प्लाज्मिड के ऊपर जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा, सिलेक्टेबल मार्कर के अलावा ओरिटी प्रेजेंट होता है। ओरिटी क्या है? ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, जो प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। उसके बाद है बच्चे फोर्थ इज रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट, मैंने रिस्ट्रिक्शन साइट पे स्लैश पाके 3 चीजें लिखी हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट एंड पॉलीलिंकर साइट। ऐसा क्यों? पहले रिस्ट्रिक्शन साइट को समझते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आके कट करते हैं। अब देखो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी, ये कोई डीएनए फ्रेगमेंट है, मैं चाहती हूं कि ये डीएनए फ्रेगमेंट मैं इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर दूं, है ना? या ये एक किसी प्लांट सेल में बैक्टीरियल फ्रेगमेंट है, इसकी फ्रेगमेंट का ट्रांसफर मैं इस सेल में चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं प्लाज्मिड्स को यूज कर सकती हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे हम यूज करते हैं या बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे व्हीकल के तौर पे क्या यूज होगा? प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है, पहले मुझे इस फ्रेगमेंट को इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाना पड़ेगा, फिर ये प्लाज्मिड उस बैक्टीरिया तक जाएगा। ये भी क्या है? बैक्टीरिया। अब अगर मुझे ये कोई चीज है, ये फ्रेगमेंट है, इसको इस फुल फ्लेश्ड प्लाज्मिड सर्कुलर फॉर्म के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो अगर यहाँ पे कहीं भी कोई कट लगेगा, कोई साइड फ्री होगी, तभी ये वाला पोर्शन जाके यहाँ पे फिट हो सकता है ना। तो जो एक्सटर्नल डीएनए है या जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंट है डीएनए की, अगर मुझे उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट करवाना है तो प्लाज्मिड पे कट लगना चाहिए पहले। अगर कट लगेगा तो कोई फ्रेगमेंट उस प्लाज्मिड में इंसर्ट होगी, और वो कट प्लाज्मिड में कौन लगाता है? रिस्ट्रिक्शन
एंजाइम्स लगाते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को कट कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन देखो, अब हमने इसको फॉर एग्जांपल कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ट्रीटमेंट दे दिया इस प्लाज्मिड को, तो ये थोड़ी है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे भी कट कर देगा, नहीं। हर प्लाज्मिड के पास कुछ एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, वही पर्टिकुलर एंजाइम उस प्लाज्मिड को कट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक सीजर है वो सभी प्लाज्मिड्स को कट कर सकती है, नहीं। हर प्लाज्मिड के पास किसी ना किसी सीजर के लिए एक पर्टिकुलर साइट है जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, और अगर जिस सीजर की रिस्ट्रिक्शन साइट जिस प्लाज्मिड में है वही सीजर, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उस प्लाज्मिड को कट कर सकता है। तो एक अच्छे प्लाज्मिड के लिए जरूरी होता है कि उसके पास जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं दैट शुड बी फॉर मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मतलब एक प्लाज्मिड के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, ज्यादा, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। जैसे अगर एक प्लाज्मिड है उसके पास सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट है, दूसरा प्लाज्मिड है उसके पास 10 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट है। अब देखो, जिसके पास सिर्फ एक के लिए साइट है तो हमें हो ना हो उसके लिए वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेके आना पड़ेगा अगर हम उसे कट करना चाहते हैं, स्पेसिफिसिटी होगी। अगर हमें वो नहीं मिलेगा तो हम उस स्पेसिफिक प्लाज्मिड को जिसके पास एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट है कट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके पास 10 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स हैं तो उसमें से कोई एक तो मिल ही जाएगा ना, अवेलेबिलिटी इजी हो जाएगी तो हम उसको इजीली कट कर पाएंगे, जनरल हो जाता है, वो स्पेशलाइज्ड नहीं रहता। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए होनी चाहिए, बट ओनली वन साइट फॉर ईच। अगर उसके पास 10 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट है तो हर एंजाइम के लिए एक ही साइट होगी, तो स्पेसिफिसिटी ज्यादा अच्छे से रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे भी उसके लिए साइट है, यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी, और हो सकता है हमें सिर्फ यहाँ से कट करना होता, या कहीं और भी उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी तो वहां से भी कट कर देगा, बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे हमारे उस प्लाज्मिड के। लेकिन हम वो नहीं चाहते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट्स होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट या जिसे मल्टीपल क्लोनिंग साइट बोलते हैं, लेकिन हर एंजाइम के लिए एक ही साइट होनी चाहिए। और वो डीएनए का पार्ट या वो रिस्ट्रिक्शन साइट जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं उसको हम पॉलीलिंकर साइट भी बोल देते हैं। पॉलीलिंकर मतलब मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या फिर मल्टीपल एंजाइम्स के लिए है वो। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्लाज्मिड का। अगर प्लाज्मिड के पास रिस्ट्रिक्शन साइट या पॉलीलिंकर साइट नहीं होगी तो बाहर से कोई भी जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो उसके अंदर इंसर्ट ही नहीं कर सकती, हम प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल यूज कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो अगर हम प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल यूज करना चाहते हैं तो उसको पास रिस्ट्रिक्शन साइट का होना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हर प्लाज्मिड में जरूरी होती हैं और प्रेजेंट होती ही होती हैं। कोई प्लाज्मिड आपको इन सारे फैक्टर्स के बिना नहीं मिलेगा। फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकेंड वन इज सिलेक्टेबल मार्कर्स जो कि ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, चाहे वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो। ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर होगा, अगर हम उस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी सो दैट हम बाहर से कोई डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करवा के जो प्लाज्मिड है उसको एज अ व्हीकल यूज कर सके। सो ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स या फिर द फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड्स। सो बच्चे इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। हमें प्लाज्मिड का पता चल गया कि प्लाज्मिड क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टर्स पता लगे, प्लाज्मिड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स कि कितने तरीके के प्लाज्मिड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स और एफ प्लाज्मिड्स। इसके बारे में आपने पढ़ा भी है लास्ट लेक्चर में, जो कंजुगेशन में यूज होते हैं।
जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड को मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से हम बैक्टीरियल सेल को F पॉजिटिव या F नेगेटिव बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स। किसमें यूज होते हैं ये? कंजुगेशन के अंदर, जो कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट आते हैं फर्टिलिटी। ये बेसिस पे है बच्चे कि वो क्या काम करते हैं या प्लाज्मिड्स का काम क्या है, उस बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे हम डिवीजन कर सकते हैं प्लाज्मिड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका काम क्या है, किस चीज के लिए वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज फर्टिलिटी फैक्टर्स या फिर फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स। सेकेंड इज रेजिस्टेंट और आर प्लाज्मिड्स, वो प्लाज्मिड जिनके ऊपर किसी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जिस बैक्टीरिया में भी ये प्लाज्मिड जाएगा उस बैक्टीरिया को उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस मिल जाएगी। सो रेजिस्टेंट या आर प्लाज्मिड्स वो प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। उसके बाद आते हैं कॉल प्लाज्मिड्स। कॉल प्लाज्मिड्स कौन से हैं? ये वो प्लाज्मिड्स हैं जो एक कॉलिसिन नाम की प्रोटीन बनाते हैं, और जिस एक बैक्टीरिया में फॉर एग्जांपल कॉल प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया, उस बैक्टीरिया में कॉलिसिन प्रोटीन चली गई, और अब ये प्रोटीन क्या करती है? ये डिजीज बोल लो आप या डेथ कॉज करती है अदर बैक्टीरिया की। अदर बैक्टीरिया के लिए वो हार्मफुल होते हैं। जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड गया, जिस बैक्टीरिया में कॉलिसिन बन रहा है, उस बैक्टीरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होता, अदर बैक्टीरिया की वो डेथ कॉज करते हैं, अदर बैक्टीरिया पे उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट रहता है। उसके बाद है मेटाबॉलिक और डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। देखो, अब हर बैक्टीरिया या हर सेल उसका एक मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाना जो है उसको ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं। अगर हमें कोई आयरन की रॉड हमारे अंदर चली जाए तो हम उसे मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, हम उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। सिमिलरली बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिनको वो मेटाबोलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मेटाबॉलिक या डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स हैं, उन प्लाज्मिड्स के जाने के बाद वो सारे सब्सटेंसेस जिनको बैक्टीरिया नॉर्मली मेटाबोलाइज नहीं कर सकता था, डिग्रेड नहीं कर सकता था, अब उन सारे सब्सटेंसेस को बैक्टीरिया मेटाबोलाइज या फिर डिग्रेड कर सकता है। उन सभी प्लाज्मिड्स को बोला जाता है मेटाबॉलिक और डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। उसके बाद आते हैं विरुलेंस प्लाज्मिड्स। विरुलेंस मतलब जिस भी बैक्टीरिया के अंदर विरुलेंस प्लाज्मिड्स होते हैं, होस्ट बैक्टीरियम, वो बैक्टीरिया जिसके अंदर विरुलेंट प्लाज्मिड्स होते हैं, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही विरुलेंट हो जाता है। मतलब वो खुद ही जिस भी बैक्टीरिया के पास जो विरुलेंस प्लाज्मिड्स होते हैं, वो होस्ट बैक्टीरिया क्या है, पैथोजन बन जाता है, अपने आप में विरुलेंट हो जाता है, पैथोजन की फॉर्म ले लेता है। आगे चल के किसी अदर होस्ट को, किसी प्लांट को, किसी ह्यूमन को, किसी एनिमल को इफेक्ट कर सकता है। फर्क है बच्चे कॉल प्लाज्मिड या विरुलेंस प्लाज्मिड में। विरुलेंस में होस्ट बैक्टीरिया पैथोजन की फॉर्म लेता है, लेकिन कॉल प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में जाते हैं उस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता, वो अदर बैक्टीरियाज के लिए ये कॉलिसिन प्रोटीन जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करती है। लेकिन विरुलेंस प्लाज्मिड्स के अंदर होस्ट बैक्टीरिया में विरुलेंस आ जाती है, वो विरुलेंट बन जाते हैं, वो पैथोजेनिक फॉर्म ले लेते हैं और आगे चल के अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स या फिर प्लांट्स उनको इफेक्ट करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ हम बोले कि
उनका काम क्या है बैक्टीरिया का? 5 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स, कोप्लाज्मिड्स, मेटाबॉलिक, डिग्रेडेटिव या फिर विरुलेंस प्लाज्मिड्स। इसके अलावा हम प्लाज्मिड्स को डिवाइड करते हैं कंजुगेटिव या फिर नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स में। ये तो नाम से ही क्लियर है, कंजुगेटिव और नॉन कंजुगेटिव। कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स कौन से प्लाज्मिड्स हैं? जो कंजुगेशन में पार्ट लेते हैं। कंजुगेशन मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप चेंज होता है, उन सभी प्लाज्मिड्स को हम कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स बोल देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे प्लाज्मिड्स भी हैं जो कंजुगेशन की प्रोसेस नहीं करवा पाते, कंजुगेशन में पार्ट नहीं लेते, उन सभी को हम नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड्स बोल देते हैं। ठीक है जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ के बैक्टीरिया कौन कौन से काम करता है, कौन कौन सा रोल प्ले, प्लाज्मिड कौन कौन सा रोल प्ले करता है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। इसके बाद बचे हम प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो बहुत मेन रोल है प्लाज्मिड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैसे हम प्लाज्मिड को एज अ व्हीकल यूज करते हैं उस चीज पे बात करेंगे। कंटिन्यू होगा आपका ये प्लाज्मिड्स का ही टॉपिक कुछ दिनों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।